परम आदरणीय गुरुवर वनजा जी, प्रोफेसर डॉक्टर जयचंद्रन जी, जयश्री जी और मेरे अध्यापक बंधुओं श्रीलता जी और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबको सादर नमस्कार। तो अनुवाद और भाषा के बारे में कुछ बातें कहने के लिए जयश्री जी ने मुझसे कहा था, तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया था, क्योंकि हम दोनों की जो मित्रता है इतनी गहरी है, तो वो जो कहती है उसका अनुसरण करना मैं अपना कर्म और धर्म मानती हूँ। और फिर डॉक्टर जयचंद्रन जी जो है वो मेरे गुरुतुल्य है, तो उनके यहाँ जो कुछ भी करने का अवसर मुझे मिलती है मैं उसे अपने तहे दिल से स्वीकार करती हूँ, उसे संपन्न करने की कोशिश भी हमेशा करती हूँ। तो आज मैं अनुवाद और भाषा के बारे में मेरे मन में जो विचार है उनको आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, और उसके साथ ही साथ कुछ अनुवाद करते समय मुझे क्या क्या तकलीफें आई हैं उसके बारे में भी आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी रचना का सार्थक बिंदु वहाँ है जहाँ पाठक और रचयिता का मिलन होता है, यानी इस मिलन में अहम भूमिका निभाती है भाषा, क्योंकि रचना क्या कहती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है किस प्रकार की संवेदना वहां हो रही है, तो वो भाषा के द्वारा ही संपन्न होती है। जब कर्कश भाषा में, यानी अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त भाषा में जो भी कहा जाता है या लिखा जाता है, तो उस भाषा को छोड़कर लचीली और नमी भरी भाषा का उपयोग अगर सृजनकार करते हैं, तब पाठक और रचयिता के बीच का संबंध अनूठा हो जाता है। यानी भाषा के प्रयोग के पीछे संबंधों को बनाए रखने की तीव्र इच्छा विद्यमान है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि चाहे मूल कृति हो चाहे अनुवाद, भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रचना की नींव क्या है, अगर ऐसा एक प्रश्न मुझसे पूछा जाए तो मैं बिना किसी शंका के यह उत्तर दे दूंगी कि वो भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कथा या पात्र जो भी हो, जो संवेदना है, जो भाव है, वो हम तक पहुंचते हैं। तो जो कृति जो भी हो, हमें भाषा पर ही निर्भर होना चाहिए। तो भाषा वो शक्तिशाली इकाई है जिसके बलबूते पर साहित्य खड़ा है, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई शंका भी नहीं है। आगे हम अनुवाद की ओर आ जाए तो अनुवाद जो है कथनतः और कथ्यतः निकटतम सहज प्रतीकन की अवधारणा से युक्त है। यानी कथनतः और कथ्यतः निकटतम सहज प्रतीकन की अवधारणा से युक्त होकर अनुवाद हमारे सामने आते हैं, और वो एक संकीर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों का समावेश होता है, और ये सारी बातें जो हैं भाषा पर निर्भर है। अनुवाद की सबसे सरल परिभाषा के रूप में आप और मैं ये जानती हूं कि, तो उसी को ही हम पहले ले लेते हैं। एक भाषा में व्यक्त विचारों का यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। तो यहाँ तीन बातों का ध्यान हमें रखना है। वो क्या है? एक तो यथासंभव है, दूसरा जो है समान होना चाहिए, और तीसरी बात क्या है? सहज अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार एक भाषा में व्यक्त विचारों का दूसरी भाषा में
जो व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। तो यहाँ हम दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इस परिभाषा में एक भाषा और दूसरी भाषा उल्लेख मिलता है। ये क्रमशः स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा है, ये तो हम जानते हैं। तो इतना ही नहीं, भाषा के बारे में भी एक बात स्पष्ट है कि भाषा जो है ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। तो अनुवाद क्या है? अनुवाद ध्वन्यात्मक प्रतीकों का प्रतिस्थापन है। अगर भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है तो अनुवाद उसका प्रतिस्थापन है। और इस प्रतिस्थापन में सतर्कता बरतना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह प्रतिस्थापन निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकों से संपन्न कराना है। तो पहले जो कहा है उसी को मैंने दोहराया है। तो यहाँ निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग करना आवश्यक है। यानी स्रोत भाषा का परिवर्तन लक्ष्य भाषा में ऐसा होना चाहिए जहां अर्थ का विस्तार भी नहीं होना चाहिए और अर्थ का संकोच भी नहीं होना चाहिए, इसकी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। वही बात है, अर्थ संकोच और अर्थ का विस्तार दोनों के लिए अनुवाद में स्थान नहीं है। तो इस प्रकार की कमियों से रहित होकर एक अनुवाद की परिकल्पना हमें करना है। तो अनुवाद को अनुवाद बना देती है उसकी भाषा। उसकी शक्ति के बलबूते पर ही अनुवाद का साम्राज्य जो है टिका है। यानी अनुवाद की सफलता और विफलता भाषा पर केंद्रित है। एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मूल सामग्री और अनुदित सामग्री, यानी स्रोत भाषा की सामग्री और लक्ष्य भाषा की सामग्री, ये दोनों जो है दो अलग अलग भाषा में है। यानी इनकी अपनी अपनी भाषा परिसर है। तो इन भाषाओं का वातावरण अलग है, शैली अलग है, लोग अलग है। तब अनुवादक के सामने भाषा की शुद्धता, सहजता आदि अड़चन पैदा कर देती है। इससे बचने का अर्थ क्या है? इससे बचने का सिर्फ एक ही अर्थ है, अच्छे अनुवाद की प्रस्तुति। तो अच्छे अनुवाद की प्रस्तुति का मतलब बनता है भाषा के जो वातावरण है, विभिन्न वातावरणों का जो सामंजस्य, यानी पढ़ने वाले के दिल में कोई अड़चन न हो, तो वहीं पर अनुवाद की सफलता सिद्ध होती है। यानी अनुवाद को पढ़ने वाला सहृदय जो है या आस्वादक, जब भी वो पुस्तक हाथ में ले लेते हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यह एक अनुवाद है, यह अमुक भाषा से इसका अनुवाद हुआ है, तो इस अमुक व्यक्ति ने इसका अनुवाद किया है। तो ऐसा पढ़ने के पहले 90% लोग सोचेंगे भी नहीं। यानी उसकी भाषा परिसर हमारी भाषा परिसर से अलग है, यानी अनुवाद पढ़ने वाले। तो ये 90% वाचक जो है वो पढ़ने के बाद ही जान लेते हैं कि ये अनुवाद है। बाकी 10% के लोग जो है वे आस्वादक के साथ साथ आलोचक भी है, तभी वे इन बातों को पहले से ही जानकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी जो वाचक या आस्वादक है वो अनुवाद को अनुवाद के रूप में नहीं, मूल कृति के रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं। तो यह आस्वादक, वाचक और आलोचक दोनों जब एक हो जाते हैं तो इनका और साधारण आस्वादक का या सहृदय का, इन दोनों का वैचारिक धरातल बिल्कुल अलग है। हमें हमेशा उन बहुसंख्यकों के साथ खड़ा होकर अनुवाद की भाषा पर विचार करना है। आलोचकों के पक्ष में खड़ा होकर हमें भाषा पर टिप्पणी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुवाद की सफलता और विफलता का निर्णायक गण ये आलोचक नहीं है, बल्कि वो बहुसंख्यक है जो सिर्फ आस्वादन के लिए सहृदय बनकर पुस्तक का वाचन करते हैं। तो उनके साथ खड़ा होना काफी अच्छा है।
तो बड़े बड़े अनुवाद का विश्लेषण करके भाषा प्रयोग की त्रुटियों का आकलन करना अब मेरा ध्येय नहीं है, मेरा लक्ष्य भी नहीं है। तो अनुवाद में भाषा के प्रतिस्थापन का वो बात जो है कुछ अलग ढंग से मैं करना चाहती हूँ। कहाँ तक सफल होगा इसका पता तो मुझे नहीं है, फिर भी मैं कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा एक समाज या देश के लोगों की जान है, जिनमें उनके व्यवहार, विश्वास, मूल्य, कला, साहित्य आदि सभी का प्रतिफलन मिलता है। सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं है भाषा, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा प्रवाहित है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाषा में नए नए शब्दों का समावेश नित प्रति संभव है। तत्सम हो या तत्पव, देशज हो या विदेशज, शब्द भंडार की वृद्धि होती ही रहती है। भाषा हमारी संस्कृति का, उससे जुड़ी विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है, इसमें भी कोई तर्क नहीं। तो मैं कुछ अनुवादों के माध्यम से अपने बातों को आप लोगों के सामने स्पष्ट कराना चाहती हूँ। तो आप लोग कारूर नीलकंठ पिल्लई को जानते हैं। तो कारूर नीलकंठ पिल्लई की कहानियों का अनुवाद मैं सबसे पहले लेना चाहती हूँ। तो इसका अनुवाद किया है रति सक्सेना ने। तो उनकी 10 कहानियों का अनुवाद, एक छोटा सा संकलन है, तो उसमें उनके 10 कहानियों का अनुवाद रति सक्सेना ने किया है। कारूर जी के प्रसिद्ध अनेक कहानियों का जिक्र उसमें मिलता है, नहीं कहानियां उसमें शामिल है। उनमें से एक है उदुप्पांडे किनार। उसका अनुवाद उदुप्पान का कुआं नाम से उन्होंने किया है। फिर स्मारकम विशुक्कणी कूड़ा नन्नाकानुंडो आदि का अनुवाद स्मारक विशुक्कणी छाता मरम्मत करवाना है आदि नाम से रति सक्सेना ने किया है। मगर पिशाचिंटे कुप्पायम नामक एक कहानी का अनुवाद करते समय उन्होंने शीर्षक का अनुवाद ऐसा किया है, भूत पिशाच की कमीज। तो पहले जो है स्मारक विशुक्कणी, छाता मरम्मत करवाना है, फिर उदुप्पान का कुआं, इसमें मलयालम में जो शीर्षक है उसी का समतुल्य निकटतम सभी कुछ कहाँ मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। लेकिन पिशाचिंटे कुप्पायम का शीर्षक का अनुवाद करते समय उन्होंने भूत पिशाच की कमीज नाम से ही उन्होंने किया है। तो यहाँ मलयालम कहानी के शीर्षक में यह भूत आता ही नहीं है, सिर्फ पिशाच शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन हिंदी में अनुवाद करते समय रति सक्सेना ने भूत पिशाचों की कमीज कहा है। तो हम मलयालम और हिंदी दोनों को एक साथ रखकर सोचते हैं, तभी हमें यह समस्या हमारी समझ में आते हैं। नहीं तो क्या है, तो भूत पिशाच इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना हिंदी की अपनी शैली है, सिर्फ पिशाच का इस्तेमाल वहां होता ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, हमें पिशाच शब्द हमारे सामान्य जीवन में हम अपनी हमारी भाषा में वो हमेशा आती ही भी रहती है। तो और एक कुप्पायम शब्द जो है, ये कुप्पायम शब्द मलयालम का अपना एक शब्द है। इसका उपयोग सभी कपड़ों के नाम के उसी तरह हम उसका प्रयोग करते हैं। वो न कमीज है, न कुर्ता है, न साड़ी, सबके लिए कुप्पायम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम पुरुष से भी, स्त्री से भी, बच्ची से भी, छोटी मुन्नी से भी पूछ सकते हैं कि निंदे कुप्पायम एवड़े। तो इसका मतलब क्या है, कपड़ा है। लेकिन यहाँ कमीज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो समस्या यह है कि भाषाई दृष्टि से यहाँ कहां तक खरी उतरी है भूत पिशाच की कमीज। लेकिन यह तो सच है कि भूत पिशाच का कपड़ा ऐसा कहने से अच्छा है भूत पिशाच की कमीज।
उसी प्रकार श्मशानतिले तेंग, ऐसी एक कहानी है, उसका अनुवाद उन्होंने किया है मसान का नारियल दरख्त, ऐसे रति सक्सेना ने किया है। मैं सिर्फ शीर्षकों के बारे में ही कहती हूँ। तो यहाँ हम जानते हैं कि हम तेंग के लिए नारियल के पेड़ का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। तो नारियल का पेड़ हो या नारियल दरख्त, इनमें से कौन सा शब्द काफी सहज है, इसका निर्णय करना मुश्किल है, क्योंकि अनुदित भाषा को स्वीकार करने वाले लक्ष्य भाषा के वाचक है, हम नहीं है। वे उसे किस सहजता और आत्मीयता के साथ स्वीकार करेंगे, इसके आधार पर ही भाषा की सफलता विफलता निर्धारित होगी। तो वो उन पर आश्रित है, हम पर नहीं है। और फिर एक और उदाहरण मैं दे दूंगी। मलयालम का प्रसिद्ध उपन्यास है तकड़ी शिवशंकर पिल्लई का चिम्मी। तो इसका हिंदी अनुवाद मछुआरे नाम से किया गया है। भाषा की दृष्टि से यह शीर्षक का अनुवाद भी कहां तक सिद्ध हुआ है, यह सोचने का विषय है। हालांकि उपन्यास का विषय जो है मछुआरों के जीवन से, उनके प्यार से, उनकी घृणा से, शंका से, उनके पूरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो उस दृष्टि से मछुआरे शब्द का प्रयोग उस उपन्यास के लिए सही निकलता है, मगर अनुवाद की जो परिकल्पना है उसके आधार पर आलोचना करें तो कुछ आपत्ति जरूर दिखेगी। तो उसी प्रकार उसमें जो शब्द प्रयुक्त है, अपन शब्द प्रयुक्त है, चूंडा शब्द है, कोम्बन स्राव, कडलम्मा आदि के लिए बप्पा, कांडा, शार्क, समुद्र मादा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये चूंडा के लिए जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुआ है कांटा, वो असल में चूंडा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चूंडा क्या है और फिर कडलम्मा क्या है ये हम जानते हैं। सागर मादा या समुद्र मादा कहने से कडलम्मा में जो आत्मीयता है वो कभी मिलती नहीं है। और फिर इन सभी फिर क्या है, यह कोम्बन स्राव, ये सब तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई शब्द है। तो इसलिए इन मलयालम शब्दों को सुनते समय जो है या पढ़ते समय जो रसानुभूति हम मलयाली लोगों को मिलते हैं, हम केरल वालों को या मलयालम भाषा जानने वालों को मिलते हैं, वह रसानुभूति हिंदी के पाठकों को प्राप्त है, इसमें मुझे शक है। लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि इस प्रकार के सांस्कृतिक विशेषताओं से अनभिज्ञ होने के कारण शायद वे भी ये रसानुभूति या रसास्वादन करते होंगे। लेकिन हमें आश्वस्त इसलिए होना है क्योंकि निकटतम साध्य शब्द का उपयोग ही वहां हुआ है। फिर तोटियुडे मगन, उसका अनुवाद हुआ है भंगी का बेटा, और दूसरे एक नाम में भी हुआ है, चुनौती नाम से भी उसका अनुवाद हुआ है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव जो है महसूस होता है। और चेम्मीन का जो है अंग्रेजी अनुवाद दो लोगों ने किया है। तो एक तो जो है क्या नाम है उनका, अनीता नायर ने किया है, वो चेम्मीन नाम से ही उसका अनुवाद किया है। और दूसरा है नारायण मेनोन ने किया है, तो एंगर ऑफ सी गॉडेस नाम से उसका अनुवाद किया है। तो ये दोनों जो है आज भी लोकप्रिय जरूर है, मगर एंगर ऑफ गॉडेस नाम से अनुवाद की परिकल्पना के बाहर है, इसमें शक नहीं है। लेकिन चेम्मीन जो है वो अंग्रेजी शब्द भी नहीं है। तो इस अवसर पर अरुंधति रॉय का बुकर प्राइज से सम्मानित उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका मलयालम अनुवाद का भी उल्लेख मैं करना चाहती हूँ। वो मलयालम की प्रसिद्ध महिला लेखिका प्रिया एएस ने कुഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഒടേ तंबुरान नाम से इसका अनुवाद किया है। प्रत्यक्षतः स्पष्ट है कि अनुवाद भाषाई दृष्टि से यह कहां तक सक्षम है, इसका पता लगाना मलयालम भाषा और पाठकों की दृष्टि से यह शीर्षक जो है काफी सुखद है। ओडे तंबुरान, कुഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ओडे तंबुरान, मलयालम की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से यह शीर्षक जो है बहुत सुखद है, भावुक भी है।
क्योंकि गॉड शब्द के लिए ईश्वर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, देवता का इस्तेमाल करते हैं, परमात्मा है, दैवम है, लेकिन ये सब उपलब्ध है, हमें मालूम है। लेकिन प्रिया जी ने ओडे तंबुरान का उपयोग किया है। तो ये शब्द जो है, ये ओडे तंबुरान जो है, जैसे पड़चोन कहते हैं, उसी प्रकार ओडे तंबुरान जो है, ये केरल के जनमानस की भावुक धरातल का द्योतक है। तो आत्मीयता और प्यार का सम्मिश्रण इसमें पाया जाता है। उसी के साथ श्रद्धा भी पूरी तरह से उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो इस प्रकार का शीर्षक और उपन्यास का अनुवाद करते हुए खुद अनुवादक ने कहा है कि यह एक प्रकार से स्वतंत्र अनुवाद है और भाषा की दृष्टि से यह आसादी पाठकों के लिए रुचिकर जरूर है, क्योंकि प्रत्येक भाषा भाषी अनुवाद हो या मूल कृति अपनी भाषा की सहजता और सुंदरता में आस्वादन करना चाहते हैं। वह घुसपैठ चाहे शैली का हो, चाहे भाषा का हो, चाहे संस्कृति का हो या कुछ भी हो, आस्वादकों को यानी वह पाठकों को वो सह्य नहीं है। तो खुद अरुंधति रॉय ने कहा है, मैं एक दूसरे उपन्यास का सृजन करना चाहती हूँ ताकि प्रिया एएस उसका भी अनुवाद जरूर करेंगे, मुझे मालूम है। तो खुद मूल लेखक भी क्या है, इस स्वतंत्र अनुवाद से इतना प्रभावित है कि वो चाहती है कि एक दूसरा उपन्यास भी लिखे ताकि वो उसका अनुवाद मलयालम में इसी प्रकार हो जाए। तो कभी कभी कुछ शब्दों का चयन जब अनुवादक करते हैं तो वो आत्मीय हो जाते हैं, वो पूरी तरह से क्या है, भावुक हो जाते हैं, उसका धरातल बहुत विस्तार से बहुत व्यापक हो जाता है। तो उसी प्रकार उल्लेखनीय एक व्यक्तित्व है बेपुर सुल्तान नाम से विख्यात वैक्य मोहम्मद बशीर। उनकी रचनाओं का अनुवाद पर विचार करें तो पता चलेगा कि वो काम तो अत्यंत दुष्कर है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उनकी भाषा। आनपूड़ा, स्थलते प्रधान दिव्य जैसे शब्दों का अनुवाद काफी मुश्किल है। तो आनपूड़ा का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, उसका शीर्षक दिया गया है एलिफेंट हेयर। तो हम जानते हैं एलिफेंट हेयर या आनपूड़ा नहीं है, ये जो है वो आनवाल है, उनके पूंछ का हेयर है। तो स्थलते प्रधान दिव्य, तो ये जो बातें हैं, इस शीर्षक जो है, तो किस तरह हमारी भावुक धरातल से जुड़ी हुई है, यही तो मुख्य बात बनकर अनुवाद में भी उभर कर आती है। तो मैं यही व्यक्त करना चाहती हूँ कि केरल की अपनी भाषाई संस्कृति में पूरी तरह से मग्न इस प्रकार की रचनाओं का निकटतम यथासाध्य सहज प्रतिस्थापन करना, एक बार फिर मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ, निकटतम यथासाध्य सहज प्रतिस्थापन करना असल में रेगिस्तान में पानी ढूंढना है। फिर भी अनुवादक करते हैं, एक हद तक सफल भी निकलते हैं। हम कहते हैं, हम मलयाली कहते हैं क्योंकि हम मलयालम से परिचित है, लेकिन अन्य भाषा भाषी लोगों के लिए वो पूरी तरह से सफल रचना जरूर सिद्ध होगी। तो आप सब लोग कल सुमाजी ने जो कहा था उसे सुना है। तो सुमाजी ने कहा था अंबिकासुधन मांगाड़ की रचनाओं का अनुवाद करते समय उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने कहा था कि अनेक अवसरों पर रचयिता से चर्चा करने पर ही वो अनुवाद भी कर पाई थी। तो अंबिकासुधन मांगाड़ की रचनाओं में जो है उत्तर केरल के खासकर कासरगोड जिले की समूची संस्कृति लबालब भरी हुई है। तो तब उसका जो है अनुवाद वास्तव में पाद टिप्पणियों से भरा रहेगा। तो इस प्रकार पाद टिप्पणियों से भरा हुआ एक अनुवाद जो है, अनुवाद की जो सहजता है, वो हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो वही बात है। तो रचनाकार से संबंध रखकर ही ऐसे अवसरों पर अनुवाद कार्य जरूर संपन्न होगा। अब मैं समय की पाबंदी है, मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने ही 3 अनुभवों का उल्लेख करके मैं समाप्त करूंगी।
तो संजीव की रचनाओं का अनुवाद करते समय तो उसकी चर्चा भी यहाँ समीचीन है, क्योंकि उनकी रचनाओं में उनके अंचल विशेष की विलक्षणताएं उमड़ घुमड़ कर भरी हुई है। तब अनुवाद क्या है, असंभव सा ही लगता है। संजीव की प्रेत मुक्ति नामक कहानी का एक वाक्य उदाहरण के रूप में मैं देना चाहती हूँ। तो प्रेत मुक्ति में वो कहते हैं, क्या पूछते हैं, जिस पर भीगती है वही जानता है। उस दिन हम गोरू को हांगने के डंडे से उसका कबार फोड़ दिए। ताइयों पे दई दहीजार नहीं पसीजता। मार खाने के बाद मती फिरी, अपने बरबराने लगा ठीक। अब ई उम्र में ई गंदा बात ठीक नहीं है। अब इस उम्र में यह बात ठीक नहीं है। इस प्रकार हम इसका अनुवाद मलयालम में करते हैं। ई प्रायतिल, अब इस उम्र में ഈ ഗന്ധാ ബാത് ठीक नहीं है. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ചേരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. लेकिन ये इसमें लेखक ने क्या लिखा है, अब ई उम्र में ई गंदा बात नहीं है, नहीं है। तो इसमें जो आत्मीयता है, इसमें जो सुंदरता है, वो मलयालम में करते समय वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी, वही बात है। तो उसी प्रकार वीकेएन की कहानियों का अनुवाद करते समय भी इस प्रकार के पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वीकेएन मलयालम का सशक्त व्यंग्यकार है। तो उनकी रचनाओं में क्या है, तो वो काम जो है मैं अभी भी अधूरा रखी है, मैंने रखी है, क्योंकि उसे उसका उस पहाड़ को पार करना अब भी असंभव सा लग रहा है मुझे। तो वो अभी मैं कर रही हूँ, पिछले 2-3 सालों से मैं उनकी कहानियों का अनुवाद कर रही हूँ, वही सच्चाई है। तो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वीकेएन की भाषा। तो व्यंग्यात्मकता उनकी मुख्य मुद्रा है, लेकिन भाषा तो और साथ ही साथ भाषा तो विलक्षणताओं से संपन्न है। अनुवाद करते समय लाखों कोशिशें करें तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, वही बात है। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, तो मैं पहले मलयालम पढ़ूंगी। वीरण्णन नामक एक कहानी है, तो उसमें उसका वो लास्ट सेंटेंस है, ഇന്ന് തൊട്ട് ജനതാ എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. നേരെ അവൻ ഇറങ്ങിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇനി ആർക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവനിൽ കയറി പോകാം. എല്ലാവരും टिकट എടുത്തോളിൻ. ऐसा लिखा है। तो इसका हिंदी अनुवाद करते समय, रुको, आज से जनता एक्सप्रेस हमारे स्टेशन पर रुकेगी, मैं उससे उतर कर आ रहा हूं। अब लोग उस पर सवार होकर कहीं भी जा सकते हैं, सबके सब टिकट ले ले। तो यही इसका अनुवाद है। लेकिन ये അവനിൽ കയറിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, उसी प्रकार टिकट എടുത്തോളിൻ। तो ये जो भाव, तीव्र भाव जो है, वो व्यंग्यात्मकता से भरी हुई जो शब्द है, जो लफ्ज है, उसका उसी मायने में अनुवाद करना काफी मुश्किल बात है। तो इसी प्रकार पय्यन नाम से करते समय पय्यन के लिए छोकरा लिखना उतना अच्छा नहीं है, तो पय्यन ही लिखना मैंने सही समझा था। तो उसी प्रकार वीकेएन के सभी रचनाओं में, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, सभी में क्या है, ये भाषा जो है सबसे बड़ी अड़चन पैदा करती है। और एक छोटा सा उदाहरण और देकर मैं समाप्त करूंगी। तो वो है रोसमेरी की एक कविता कल विलक, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया था। तो उसमें कल विलक के लिए और कोई शब्द नहीं मिला, पत्थर का दिया दे दिया। लेकिन वो जो है कल विलक जो है केरल की अपनी संस्कृति है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मुनिन्य कत्तगा नामक एक शब्द उसमें लिखा था। तो कल विलकिल ഒരു തിരി മുനിഞ്ഞു കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ऐसा उस कविता में लिखा है। तो ये मुनिन्य कत्तगा के लिए मंद, धीमा, मध्यम, इस प्रकार के अनेक शब्द मिलते हैं। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करें तो भी ठीक है, लेकिन वो मुनिन्य कत्तुगा में जो मनोहारिता है, वो सुंदर, वो दृश्य जो है, हवा के तीव्र झोंके आते हैं तब भी वो बंद नहीं होती, वो जलती ही, वो दिया जो है वो जलती ही रहती है। टूटे फूटे एक मंदिर के सामने ये पत्थर का दिया है, यह कल विளக்கு है और उसमें ये दिया जल रही है। तो वो मनोहारिता, वो सहजता, वो किस प्रकार देना है अभी भी मुझे मालूम नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम उसका प्रतिस्थापन करते हैं तो इस प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त होने पर हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन सभी समस्याओं को सुलझाना जो है बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन एक हद तक, यानी निकटतम, सहज और साध्य रूप से हम जब अनुवाद करते हैं तब लक्ष्य भाषा वालों के लिए, यानी जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं उन लोगों के लिए वो पूर्णतः सफल रहेगा। चाहे हमारे लिए वो सफलता कहाँ तक है इसमें इसमें कुछ संदेह जरूर है, फिर भी अनुवाद जरूर सफल ही रहेगा। यानी भाषा की शुद्धता, सहजता और लचीली एवं नमी चरित्र की सहायता। हमेशा याद रखना चाहिए कि भाषा लचीली और नमी होना चाहिए। इस प्रकार हमारे चेहरे पर यह हंसी होती है तो उसी प्रकार भाषा को भी हंसना है। जब हम पढ़ने के लिए अपने हाथ में पुस्तक लेते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि वो पुस्तक हमें देखकर हंस रही है। मलयालम में कहे तो मैं चिरिकिगा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, मैं मंदस्मिदम शब्द का प्रयोग करना चाहती। तो वो जो नन्हे मुन्ने बच्चों की जो हंसी है, वो हंसी अगर पुस्तक में दिखना है तो उसका कारण कौन होना चाहिए? वो लेखक या अनुवादक ही होना चाहिए। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीली होना चाहिए, प्यार से, हंसी से उसे उसमें नमी आना चाहिए, तभी ये शुद्धता, तब ये शुद्धता और सहजता उसके पीछे पीछे जरूर आ जाएगी। तो जो भी कमी, त्रुटि तो उस अनुवाद में दिखाई देगा तो हम तब उसे स्वीकार करेंगे कि ये दो भाषा परिसर की परिणति है। तो विभिन्न दो भाषाएं हैं, उस भाषा परिसर के टकराव की परिणति है, तो हम उसे नजरअंदाज कर देंगे। तो उसके लिए शुद्धता, सहजता और ये लचीलापन और नमी की जरूरत जरूर है, जरूर चाहिए। तो इस बात का ध्यान सभी अनुवादकों को रखना चाहिए और पढ़ने वालों को भी दो भाषा परिसरों के बारे में दिमाग में कुछ रखकर ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेडिक्शंस चाहिए तो ये ऐसा ही होगा, ऐसी बात मैंने नहीं किया है। तो मेरा यह जो पर्चा है तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा है मैं अपने मन में जो बातें आई थी आप लोगों के सामने पेश कर पाई हूँ। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए मेरे आदरणीय सभी जयचंद्रन जी के प्रति और फिर जयश्री जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। फिर केरल विश्वविद्यालय के सभी मित्र बंधुओं के, सुचित सर, फिर हरमन जी हैं, सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। और इतना समय मुझे सुनने के लिए सभी को एक बार प्रणाम करती हूँ। सबको नमस्कार।